नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिम खाना की बात जितनी दबाई जा रही है उतनी परतें खुलती जा रही हैं। कई विश्वस्त सूत्रों से हमारी बात हो रही थी और कई पूर्व इंडियन पुलिस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के कई ऑफिसरों से हमारी बात हो रही थी और सबने एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे किए। कुछ आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा इस तरह की खबर। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूं जिम खाना क्लब के उस इतिहास के बारे में जिसने भारत के साथ दगाबाजी की, भारत को धोखा दिया, भारत को बेचा। और मैं आज भी इस तरह से पूरी पुख्ता होकर के नहीं कह सकता हूं कि हमारे सिस्टम में मोल नहीं है, किसी भी सरकार को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं इस देश में। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उसको बेचा जा रहा है। कौन इस देश के हित में काम कर रहा है, कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जो सरकारी उपक्रम प्रॉफिट दे रहा है उसको आप बेच रहे हैं और आधार ये दे रहे हैं कि सरकार को पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो 101 करोड़ में बेच देंगे, किसी भी संपत्ति को बेच दिया। और वो कंपनी जो कि आपको प्रॉफिट दे रही है, तो प्रॉफिट देने वाली सरकारी उपक्रम को बेच दिया 101 करोड़ में, जो हर साल आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा के दे रही है, लगातार दे रही है। और वो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ मामला है, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है। किसी सरकार को क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। मित्र, समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, क्या कहा नहीं जा सकता। और सभी सरकारों पर इसलिए खुल करके स्क्रूटनी होनी चाहिए। लेकिन जिमखाना क्लब से इन सारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिमखाना क्लब ने हमारे देश की सुरक्षा के साथ किस प्रकार का समझौता किया इतिहास में, आज पहले उसकी बात मैं कर रहा हूं। और जिस बात का जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में की है, उस पर अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और फिर किसी सरकार को छोड़ूंगा नहीं, किसी सरकार को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी सरकार हो। और मैं इशारा कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएं किस तरह का कुकर्म इस देश में चल रहा है। तो पिछली सरकारों ने जो देश को बेचा, अगली सरकार भी बेचेगी और फिर आने वाली सरकार भी बेचेगी। बेचने का धंधा चलता रहेगा। खैर, अमेरिकी एजेंट हैं, सीआईए एजेंट रॉबर्ट बेर। 2002 में उनकी किताब आई। किताब का नाम है सी नो एविल। किताब में क्या लिखा उन्होंने, मैं पढ़ के सुनाता हूं। यह किताब जो 2002 में आई थी, दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा है। क्या चर्चा है, कौन कर रहा है यह चर्चा? सीआईए के पूर्व एजेंट रॉबर्ट बेर। किताब का नाम है सी नो एविल। उन्होंने कहा कि कैसे शीत युद्ध के दौरान भारत में विदेशी जासूसों के लिए जिमखाना सबसे महफूज जगह बन गई थी। मैं नहीं लिख रहा हूं, देश का कोई नागरिक नहीं लिख रहा है, सेना के जवान नहीं लिख रहे हैं, पुलिस के पर्सनल नहीं लिख रहे हैं, कोई नेता नहीं लिख रहे हैं, कोई अभिनेता नहीं लिख रहे हैं। सीआईए के पूर्व
सर्वविदित एजेंट रॉबर्ट बेर लिख रहे हैं अपनी किताब में कि जिम खाना क्लब, जो कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक पीछे में है, बगल में है, बीच में एक नाला है, वो जिम खाना क्लब कैसे विदेशी जासूसों के लिए सबसे महफूज जगह बन गई थी। बेर लिखते हैं, उन चुनिंदा जगहों में से एक था। कौन जगह? ये जो डिप्लोमेट जिमखाना क्लब, जहां राजनयिकों, डिप्लोमेट्स के भेष में घूम रहे जासूस बिना किसी आधिकारिक प्रतिबंध के भारतीय अधिकारियों और सैन्य कर्मियों से घुल मिल सकते थे। ये रॉबर्ट बेर लिख रहे हैं अपनी किताब में, मैं नहीं लिख रहा हूं। डिप्लोमेट की भेष में कोई भी विदेशी जासूस जिमखाना क्लब में सैकड़ों लोगों के बीच में आराम से घूम सकते थे। बस गोरी चमड़ी, भूरा बाल, भूरी आंखें, बस गारंटी आपकी, आप हैं जिमखाना क्लब के मेहमान। ये वही इंपीरियल जिमखाना क्लब है जिसको दिल्ली जिमखाना क्लब कहा गया। ये वही दिल्ली जिमखाना क्लब है जिसके प्रथम पेट्रॉन जो हैं वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और उनके देखरेख में ये धंधा चल रहा है। अब वो उनका देखरेख में धंधा चला कि नहीं चला मैं भगवान जाने, लेकिन ये उसी क्लब का एक्सटेंशन है मित्रों, जिस क्लब में रॉबर्ट बेर लिख रहे हैं कि डिप्लोमेट के वेश में कोई भी विदेशी जासूस इस क्लब में आराम से घूम सकते थे, घुल मिल सकते थे, बात कर सकते थे। क्लब का खुला माहौल कई बार और भारी भीड़ जासूसों के लिए भारतीय अधिकारियों से संवेदनशील सैन्य या रणनीतिक जानकारी हासिल करने के लिए बहुत अनुकूल थी। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, रॉबर्ट बेर लिख रहे हैं। कब क्लब का खुला माहौल, एकदम खुलापन है क्लब के अंदर साहब, कई बार, एक दो बार नहीं है। मैखाने जिसको कहते हैं हिंदी में, उर्दू में कह लीजिए, कई मैखाने, एक मैखाने नहीं, कई मैखाने, और उन मैखानों में भारी भीड़ जासूसों के लिए अधिकारियों से, और वहां सारे अधिकारी बैठ रहे हैं इधर उधर, उनसे संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनशील जानकारी लेने के लिए सबसे महफूज जगह थी। अब मान लीजिए अमेरिकी एम्बेसी है, उनके डिप्लोमेट्स जा रहे हैं और उस डिप्लोमेट्स के साथ सीआईए का एजेंट जा रहा है। किसी की औकात थी कि जिमखाना क्लब में सीआईए का एजेंट, जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स है वो जा रहे हैं वहां पर, जो उनके साथ में एजेंट जा रहा है उसे रोक देता? तो डिप्लोमेट्स तो गए, अपना कार्ड लेकर के गए, कार्ड के साथ वो ही इज माय फ्रेंड, ओके प्लीज कम। अब उनको वही स्वागत हो रहा है जो डिप्लोमेट को हो रहा है। तो अमेरिकी मेहमान है साहब, वो आ रहे हैं, अमेरिकी मेहमान आ रहे हैं। अब वो अमेरिकी मेहमान सीआईए के एजेंट हैं, एफबीआई के एजेंट हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं, MI6 के एजेंट हैं, मोसाद के एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं? जिस क्लब के मेंबर बनने के लिए राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उस क्लब में मेनका गांधी भी मेंबर हैं, राहुल गांधी भी मेंबर हैं। एलिटिस्ट क्लब है। आम लोगों की परवाह करने वाले राहुल गांधी जिमखाना क्लब के मेंबर हैं। क्यों? हमारे तो नाना थे साहब, परनाना, परनाना ने हमें दिया है साहब, परदादा ने हमें दिया है, ये हमारे परदादा ने बना करके दिया ना इस क्लब को।
तो हमारा तो नैतिक अधिकार बन जाता। हालांकि उनको भी इस क्लब की सदस्यता लेने में नाकों चने चबाने पड़ गए थे। अभी भी गांधी फैमिली से दो ही लोग मेंबर हैं, एक तो श्रीमान राहुल गांधी हैं और दूसरे कौन है साहब? दूसरे श्रीमान हैं, श्रीमती हैं मेनका गांधी। दो ही लोग मेंबर हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो उनको मालूम ही नहीं होगा कौन है रॉबर्ट बेयर, उनकी किताब में इस बात का क्या जिक्र है, सीआईए के एजेंट ने वो क्यों ऐसा जिक्र किया कि किसी भी डिप्लोमेट की भेष में किसी भी विदेशी जासूस के लिए सबसे महफूज जगह जिमखाना क्लब थी। और उस जिमखाना क्लब में हमारे डिफेंस पर्सनल और पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बड़े बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी, डीजीपी रैंक के अधिकारी, रॉ के चीफ, याद कीजिए श्रीमान दुल्लत जी के बारे में, जिनके बारे में धुरंधर में चर्चा है। श्रीमान दुल्लत जी तो प्रेसिडेंट थे इसी जिमखाना क्लब के, रॉ चीफ भी थे दुल्लत साहब। चलिए आगे क्या लिखते हैं। नजर रखने वालों को चकमा देने वाला सबसे बेहतरीन जगह था। आगे लिख रहे हैं अपनी किताब में कि कोई व्यक्ति, कोई भारत की खुफिया एजेंसी अगर किसी के ऊपर नजर रख सकती है तो ये जगह ऐसी थी जहां पर नजर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो डिफेंस के ही लोग थे, पुलिस के लोग थे, ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, बड़े कॉर्पोरेट्स थे, बड़े बड़े बिजनेस घराने थे, डिप्लोमैट्स थे, फॉरेन डिप्लोमैट्स जाते थे, तो वहां किसकी नजर पड़ेगी? तो उस पर कह रहे हैं कि इस क्लब का लेआउट इतना फैला हुआ था कि जासूस यहां आकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जासूसों या अपनी जासूसी करने वालों को आसानी से चकमा देकर गायब हो सकते थे। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि आप किसी होटल में हो, 5 स्टार होटल में, तो 5 स्टार होटल में उसका जो लेआउट है, अगर 3-4 एंट्री पॉइंट पे आप खड़े हो जाएं तो आप पकड़ा सकते हैं। लेकिन ये तो 27 एकड़ का है। 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ में बहुत हो गया 5 स्टार होटल दिल्ली जैसे जगहों में। 3 एकड़, 4 एकड़ से ज्यादा की जरूरत नहीं होता है मोटे तौर पर 5 स्टार होटल के लिए। या 5 एकड़ मान लीजिए, अशोका होटल थोड़ा सा बड़ा है, वो शायद 10-12 एकड़ में होगा। लेकिन ज्यादातर होटल जो है दिल्ली में 5 सितारा और 7 स्टार, ये 4-5 एकड़ के आसपास का है। ये 27 एकड़ का लेआउट है। अब विशाल, और ये वो लिख रहे हैं कि यहां इस लेआउट की वजह से, इसकी विशालता की वजह से आराम से चकमा दे करके, क्योंकि एक बंगला उधर बना हुआ है, दूसरा बंगला कुछ दूरी पर है, कई इसमें मैखाने खुले हुए हैं, कहीं लॉन टेनिस के कई कोर्ट्स हैं, 26 कोर्ट्स लॉन टेनिस के, 26 कोर्ट्स। फिर कहीं छोटा सा गोल्फ के लिए भी बना हुआ है, कहीं हॉर्स राइडिंग भी हो रही होगी, भगवान जाने। मैं गया हूं हालांकि 1-2 बार उस क्लब में, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वहां घुड़सवारी का तो नहीं देखा, टेनिस कोर्ट जरूर देखे हैं, कुछ मैखाने को भी देखा है। मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मैं मैखाने को भी देखा हूं, लेकिन वहां कोई सेटिंग गेटिंग करने के लिए नहीं गया था। खबर के ही सिलसिले में कुछ लोग गए होंगे, तो मैं उनके साथ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं किन के साथ गया था, लेकिन मैं गया हूं जिमखाना क्लब। तो वो जो जिमखाना क्लब है, उसमें उसके लेआउट की वजह से रॉबर्ट बेड लिख रहे हैं कि किसी भी जासूस को इंडिया की जो इंटरनल एजेंसी थी, जांच एजेंसी या खुफिया एजेंसी, उनकी नजरों को चकमा देकर देने में बड़ी आसानी से वो चकमा दे सकते थे। आगे लिख रहे हैं, गायब हो सकते थे। बेयर की किताब में भारत को दुनिया के सबसे कठिन खुफिया वातावरणों में से एक माना गया था, लेकिन इसके बावजूद जिमखाना जैसे स्थान विदेशी खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद सुलभ टारगेट थे। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं मित्रों कि किस प्रकार का खेल चल रहा था जिमखाना क्लब में। बेयर साफ लिख रहा है कि दुनिया में सबसे कठिन जासूसी के लिए जगह है भारत की भूमि। हम बड़ी आसानी से जासूसी कर नहीं सकते हैं आप।
ये बेयर लिख रहे हैं, हालांकि यहाँ तो मुझे तो लगता है कि सबसे आसान है। पता नहीं कैसे बेयर साहब लिख रहे हैं कि बड़ा कठिन है। ऐसे हर लोग तो यहाँ पता नहीं किस प्रकार से बिक जाते हैं, कब कितने पर बिक जाएंगे, नोबडी नोज। लेकिन बेयर साहब कह रहे हैं कि भारत में जासूसी करना आसान काम नहीं था। उस परिस्थिति में जिमखाना क्लब सबसे माकूल और सबसे महफूज जगह थी। ये लिख रहे हैं रॉबर्ट बेयर अपनी किताब सो नो एविल में। अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मित्रों ये लिख रहे हैं, बतला रहे हैं कि उस जिमखाना क्लब में ऐसे ऐसे स्मगलर आते थे जिन्होंने कभी बांग्लादेश में स्मगलिंग की, गोल्ड की। और इस बारे में विस्तार से मैं अपने साथी पुलिस ऑफिसर के साथ बात करूंगा, जो अभी कुछ देर पहले मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे इंडियन पुलिस सर्विस में, तो उनके पास एक केस आया जो बांग्लादेश में गोल्ड स्मगलिंग करके लाता था। बाद में उसकी यहां पर गिरफ्तारी हुई, तो फिर वो गोल्ड स्मगलिंग का धंधा छोड़ दिया और फिर उसने अपने को ड्रग के स्मगलिंग में ले आया और ड्रग स्मगलिंग से उन्होंने खुद को एलिवेट कर लिया। अब उन्होंने एग्जैक्ट शब्द का उदाहरण दिया, एडुकेट कर लिया, मतलब ट्रेन कर लिया। उसके बाद वो डिफेंस डीलर बन गया और फिर देश दुनिया में बड़े बड़े डिफेंस डील को अंजाम देना शुरू किया। कहा जाता है कि पूर्व जो रक्षा मंत्री थे श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, उनके भी संपर्क में वो डीलर थे। अब इसकी सत्यता कितनी है नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो पुलिस वाले बतला रहे थे कि जब जांच की आंच बढ़ी तो जो कोई भी रक्षा मंत्री होगा उनके वो करीब चला गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस रक्षा मंत्री की कोई उसमें मिलीभगत होगी या उस व्यक्ति को कोई प्रोटेक्शन दे रहा होगा। नेता के पास कोई भी पहुंच जाता है, दलाली करने वाले, तो नेता को पता नहीं चलता है। लेकिन खबर थी कि ये उनके संरक्षण में पल रहे थे। ये खबर तो अलग है। सबसे बड़ी खबर यह है कि वो जो डीलर था, डिफेंस डीलर, जो कि गोल्ड स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ, फिर बाद में ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ, अब फिर उसने डिफेंस डील शुरू कर दिया। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी जो जिमखाना क्लब की परमानेंट विजिटर थी। अब वो जिमखाना क्लब में कौन गर्लफ्रेंड जाती होगी? जाहिर है किसी अधिकारी के परिवार से जुड़ी हो सकती हैं, किसी कॉरपोरेट घराने के परिवार से जुड़ी हो सकती हैं, किसी डिफेंस पर्सनल के परिवार से जुड़ी हो सकती हैं, या उनके दोस्त हो सकते हैं, या डिप्लोमेट के परिवार से जुड़े हो सकते हैं, या डिप्लोमेट के दोस्त हो सकते हैं। कोई विदेशी महिला हो सकती है जिनका संबंध डिप्लोमेट से हो, या पुलिस से हो, ब्यूरोक्रेट से हो, डिफेंस से हो, कॉर्पोरेट, इन्हीं सबसे रिलेशन हो सकता है। वो कोई मामूली महिला तो नहीं हो सकती है जो जिमखाना क्लब की परमानेंट विजिटर हो। और एक महिला मित्र नहीं थी, कई महिला मित्र थी उस डिफेंस डीलर की, गोल्ड स्मगलर की और ड्रग स्मगलर की। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, और ये सारी जानकारी भारत सरकार के पास है कि कौन है वो गोल्ड स्मगलर, कौन है वो ड्रग स्मगलर, कौन है जो डिफेंस बाद में डिफेंस डीलर बन गया, कौन है जिसके की मल्टीपल गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड का कहां आना जाना होता है, वो कौन सा ठिकाना है, तो पता चला कि वो जिमखाना है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिमखाना किस प्रकार की लाइजनिंग का, किस प्रकार की दलाली का, देश को के साथ सौदा करने वाला सबसे खतरनाक जगह बना हुआ था। और किसके गार्ड में? सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े ऑफिसर, डिफेंस के, पुलिस के, ब्यूरोक्रेसी के, ये सोफिस्टिकेटेड लोग हैं उसके मेंबर। उनको आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। जो देश के साथ समझौता कर रहा है, जो देश बेचने का धंधा कर रहा है, वो जिमखाना क्लब को एंजॉय कर रहा है। अच्छी बात है कि भारत सरकार इस पर देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत, वो एक्शन लेने की बात कर रही है। 5 जून तक उनको एक्शन लेना ही लेना है।
अब ये मामला रुकेगा नहीं। बुलडोज होता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है, जिस जिमखाना क्लब ने भारत के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया, कई बार समझौता किया, वो जिमखाना क्लब अब इस रूप में नहीं होगा। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, सरकार भले बदल गई हो, पॉलिटिकल लीडरशिप भले बदल गई हो, लेकिन सिस्टम में आज भी देश बेचने वाले मोल हैं। उसे वर्तमान लीडरशिप को पहचानना पड़ेगा, वरना जब आपकी सत्ता जाएगी तो आप भी स्क्रूटनी में आएंगे। इसका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।